अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो नॉवेल लेकर आई हूँ उसका नाम है ये कसूर है मेरा है, जिसको लिखा है जिया अब्बासी ने। आज इसकी मैं पहली एपिसोड रीड करूँगी। यकीनन ये नॉवेल आप लोगों को पसंद भी आएगा। ये नॉवेल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 4 से 5 एपिसोड में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नॉवेल आप लोगों को यकीनन पसंद भी बहुत आएगा। तो इस नॉवल की किसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करेगा। चलें अब देर नहीं करते, बढ़ते हैं इस नॉवल की किसकी जानिब। रात आखिरी पहर में जब इसकी आँख खुली, कमरे में खूब अंधेरा था। रोने की वजह से इसकी आंखें भी सूजी थीं, सर भी दर्द से फटा जा रहा था। उफ़ अल्लाह! एक तो ये शख्स मुझे मुश्किल वक़्त में ही क्यों याद आता है, जबकि मेरे दिल में तो इसके लिए कोई एहसास नहीं, फिर भी मुझे क्यों याद आता है। ख़ैर, आज जो तमाशा हो ये ठीक नहीं, अब तो बाबा भी मेरे साथ नहीं और यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देंगे। लेकिन मैं कब तक छुप सकती हूँ, जहाँ जाऊँगी ये यही होगा। आज तो वो सब वार्निंग देकर गए, इससे पहले कुछ बुरा हुआ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। या अल्लाह, कैसी दुनिया है ये, क्यों लोग सुकून से नहीं रहने देते और ना दूसरों को रहने देते हैं। इसकी आंखों से गर्म स्याल बह रहे थे और खिड़की के इस पार बादलों की झुरमुट में चांद भी इसके गम में छुप सा गया और बादल भी इसके गम में गमगीन अपनी पूरी आबोताब से बरसने लगे। वो खिड़की के सामने खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था। बारिश ज़ोरों शोर से बरस रही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई और इसका मुलाजिम अंदर आया। सर, क्या हुआ, कुछ खबर मिली? नहीं सर, वो इस घर में अब नहीं रहती। वहाँ के मालिक मकान का कहना है कि वो अब घर बेच के चले गए हैं। कहाँ गए ये इन लोगों को भी नहीं पता। आस पड़ोस से भी मालूम किया, पर सर कुछ अजीब था। जिससे मालूम किया इन सबका कुछ अलग ही अजीब अंदाज था। क्या मतलब, कैसा अंदाज? पता नहीं सर, पर सब अजीब नज़र से देख रहे थे और सही से जवाब भी नहीं दे रहे थे। वहाँ सर, इस घर के बराबर में एक घर है, वहाँ एक लड़की और एक औरत रहती है। मुझे शक है वो कुछ जानती है, पर मेरे लाख पूछने पर भी इन दोनों माँ बेटी ने कुछ नहीं बताया। और अभी भी बोल रहा था कि सामने खड़े शख्स की धार ने इसकी बोलती बंद कर दी। मैंने आखिर तुम्हें रखा किस लिए कि तुम हाथ हिलाते हुए आ जाओ। एक काम तुमसे नहीं हो सका। सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की, पर बस वो चिल्लाया। अब जाओ, कल मैं खुद जाऊँगा। इसके कहते ही मुलाजिम अपनी खैर मनाता हुआ बाहर चला गया और वो शख्स वहाँ खड़ा पुरजोश अंदाज में देखता रहा। आखिर कभी तो मिलोगी, बस बस एक बार मिल जाओ। तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूँढ निकालूँगा, अपने एक-एक लम्हे का हिसाब लूँगा। वो इसके बारे में सोचते हुए 5 साल पहले के मंज़र में खो गया, जहाँ वो इससे पहली बार मिला था। तब इसकी दुनिया ही पलट-सी गई थी। माज़ी, बरीरा बेटा सब पैक कर लेना। वो इसके कमरे में आकर पूछने लगे। जी बाबा, पर मेरा दिल नहीं कर रहा। आप क्यों मुझे खुद से इतनी दूर भेज रहे हैं? मैं यहीं किसी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगी। बरीरा अपने बाप की तरफ देखते हुए खफ़ीस से बोली। नहीं बेटा, कुछ साल की तो बात है, फिर मेरी बेटी वापस अपने बाबा के पास आ जाएगी और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अच्छी तालीम हासिल करे। वो भी दुखी थे अपनी बेटी की जुदाई से और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी और वो ये भी जानती थी कि वो इसे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं। अच्छा चलें, आज का पूरा दिन हम लोग बाहर गुज़ारेंगे बस, फिर तो मैं अमेरिका चली जाऊँगी। हाँ, क्यों नहीं? अहमद साहब ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरा, उसको तैयार होने का कहकर खुद बाहर चले गए। काश पापा मैं आपकी बेटी नहीं बेटा होती, फिर हम भी सर उठाकर जी सकते, या फिर आपने मोहम्मद से शादी ना की होती तो हमारी ज़िंदगी में भी सुकून होता। बरीरा जाते हुए बाप की पुश्त को देखकर बस सोचती रह गई, उफ़ अल्लाह, किस दिन मैं सर उठाकर जी सकूँगी। कराची शहर जो एक ज़माने में रोशनी का शहर कहलाया जाता था। इसके मशहूर इलाके में अहमद अली अपनी फ़ैमिली के साथ एक बंगले में रहते थे। इनकी बेगम मिसेस आमना से इनकी शादी को 4 साल ही गुज़रे थे कि एक हादसे में आमना बेगम वफ़ात पा गई। इनकी वफ़ात के बाद अहमद साहब ने अपने आप को इस कदर काम में मसरूफ़ कर लिया कि वो बरीरा को भी टाइम नहीं दे पाते थे। अपनी मसरूफ़ियत के ज़ेर नज़र अहमद साहब ने बरीरा के लिए एक आया रख ली थी, जो बरीरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। बीजान की को अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो बरीरा को अपनी बेटी ही मानती और आज वो इनसे दूर एक दूसरे ममालिक में जा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत उदास थी। बीजान, बीजान, बरीरा बीजान को हमेशा बीजान कहकर पुकारती थी। बीजान कुछ किचन में काम कर रही थी, जहाँ उनको आवाज़ देती किचन में आई। क्या हुआ बेटा? बीजान ने सवाल किया। बीजान, मैं और पापा बाहर जा रहे हैं, आप भी जल्दी चलें, ये सब छोड़ दें काम-वाम। इनके गले में वो हाथ डालकर प्यार से बोली। अरे अरे लड़की, मैं इस उम्र में घूम फिर नहीं सकती, वैसे भी पाँव में बहुत दर्द है। तुम लोग जाओ, मैं घर में आराम करूँगी। पर बीजान, पर कुछ नहीं, अब जाओ। अच्छा चलो ठीक है, आप जल्दी आ जाएँगे न, आ जाएँगे। हाँ, जल्दी आ जाना, आज रात की फ़्लाइट से तुम्हें जाना भी है। जी बीजान, अब जाऊँ या और कोई हुक्म? बदमाश, जाओ और जल्दी आना, वो प्यार से देखती हुए उसे बोली। जी, वो सर हिलाती हुई वहाँ से निकल गई।
पूरा दिन वो अपने बाबा के साथ घूमने-फिरने के बाद अपनी दोस्त से मिलने इसके घर आई थी। "बाबा आप जाएँ, मैं अनाया के साथ वापस आ जाऊँगी। ठीक है बेटा, ख़्याल रखना और जल्दी आ जाना।" उन्होंने बेटी को हिदायत दी और गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ गए। बरीना ने मुड़कर बेल बजाई। अभी से बेल बजाए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि जब अनाया ने आकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला। "कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आ रही हो? ख़ैर चलो अंदर आओ।" अनाया और बरीरा दोनों रूम में आ गई थी। जब अनाया बोली, "क्या यार क्यों जा रही हो तुम? मत जाओ ना। तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त एक साथ काम करेंगे और तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। दैट्स नॉट फेयर। क्यों तुम्हें नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है? पापा चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ और हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ।" और कुछ अरसे बाद बाबा भी अपना बिज़नेस समेट कर वहाँ आ जाते। पर मैंने मना कर दिया। बहुत मुश्किलों से सिर्फ़ इस बात पर माने हैं कि मैं अभी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चली जाऊँ। बाबा इस बात को ज़ाहिर नहीं कर रहे कि वो क्यों मुझे ये भेज रही हैं। लेकिन मैं जानती हूँ वो ना भी बोले मुझे तब भी सब पता है। बरीरा की बात पे अनाया बोली, और तुम्हें क्या लगता है बाद में सब ठीक हो जाएगा? लोगों के मुँह बंद हो जाएँगे? मुझे पता है किसी का मुँह बंद नहीं होगा, मेरे मरने के बाद भी नहीं, लेकिन मैं पापा को अपनी वजह से तकलीफ़ में नहीं दे सकती, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। बरीरा उदासी से बोली, चलो ख़ैर छोड़ो, और तुम्हें जाना नहीं है या अब कुछ टाइम ही रह गया है तुम्हारी फ़्लाइट में? बरीरा को उदास देखकर अनाया ने फ़ौरन बात बदली। अरे हाँ, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। बरीरा ने भी अनाया को उठने का इशारा किया। अनाया जल्दी से वॉशरूम में चेंज करने चली गई ताकि बरीरा के साथ एयरपोर्ट जा सके। रात के 10 बजे थे जब वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे। बरीरा सबसे मिल रही थी जब अहमद साहब बोले, "बेटा अपना ख़्याल रखना, कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा।" बेटी को पहली दफ़ा खुद से इतनी दूर करने को अहमद साहब का दिल भी नहीं मान रहा था, पर कुछ हालात कुछ और होते तो वो भी इसे खुद से दूर ना करते। "आप फ़िक्र ना करें बाबा, पापा सब ठीक हो जाएगा।" बरीरा ने बाप के चेहरे पे परेशानी देखकर इनको तसल्ली दी, फिर अनाया और बीजान से मिलकर अंदर चली गई। इनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी, वो जा रही थी सबसे दूर सुकून के लिए, ये जाने बगैर कि आने वाला वक़्त इसके लिए क्या-क्या मुसीबतें लाने वाला है। आज इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, वो नरगिस के साथ बैठी थी। नरगिस इसकी रूममेट थी, वो भी पाकिस्तान से ही आई थी और दोनों को एक ही रूम मिला था। इन दोनों के साथ मैरी भी थी जो इनका रूम शेयर कर रही थी। बरीरा के हॉस्टल पहुँचते इसकी मुलाकात इन दोनों से हो गई। नरगिस और मैरी की खुशमिज़ाजी की वजह से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और अब वो दोनों बैठी बातें कर रही थी जब मैरी भी इनके सामने पास आ गई। "तुम कहाँ रह गई थी?" नरगिस बोली। "यार वो एक दोस्त मिल गई थी ना, तो बस इससे हाय हेलो कर रही थी।" मैरी कुर्सी पे बैठते हुए बोली। "ये क्लास कब शुरू होगी?" बरीरा ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। "हो जाएगी, वैसे भी इतनी जल्दी क्या है?" बरीरा की बात सुनकर नरगिस बदमज़ा होते हुए बोली, "हाँ, तुम्हें जल्दी क्या है? पढ़ाई से तो वैसे ही जान जाती है, बस बातें करवा लो।" बरीरा भी मुँह बनाकर बोली, "अरे क्या तुम दोनों लड़ना शुरू हो गई? वो देखो सर आ रहे हैं, जल्दी से सीधे होकर बैठो।" मैरी ने सर को आते देखकर कहा। सर जॉनसन की क्लास में आते ही सब अपनी जगह बैठ गए थे। अभी क्लास शुरू हुई थी कि एकदम क्लासरूम के दरवाजे पे दस्तक हुई। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठी और लड़कियों की नज़रें तो जैसे पलटना ही भूल गई। वो तीनों कैंटीन में बैठी बर्गर से पूरा-पूरा इंसाफ कर रही थी। तभी मैरी बोली, "यार तुमने वो लड़का देखा था ना जो आज क्लास में आया था? मैं तो देखती रह गई थी। कितना हैंडसम था ना वो। और तुमने देखा नरगिस क्या स्टाइल था इसके तो लड़कियाँ पागल हो गई।" मैरी ने कहते हुए नरगिस की तरफ देखा। "हाँ, अच्छा तो था पर मेरे बर्गर से ज़्यादा नहीं, इससे अच्छा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता।" इसकी बात सुनकर मैरी और बरीरा की हँसी छूट गई क्योंकि नरगिस की हर बात खाने से शुरू होती थी, खाने पे ख़त्म। अभी वो तीनों खाने के साथ-साथ बातें भी कर रही थी जब वही लड़का कैंटीन के दरवाज़े से अंदर आता, एक कुर्सी पर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। वो चारों कैंटीन पे काउंटर की तरफ एक ही टेबल पे बैठे बातें कर रहे थे जब मैरी की तवज्जो अपनी टेबल की तरफ देखकर पीटर पे प प प पीटर पे प प प पड़ी। "देख भाई क्या लड़की और तुझे देख रही है। पीटर वो से ही देखेगी तुझे नहीं। अब बेचारी को तेरी चुसनी शक्ल देखकर हँस-हँस के मरना थोड़ी है। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो।" रेयान ने एडम और पीटर की तरफ देखते हुए कहा जो एक-दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आँखों ही आँखों में एक-दूसरे को कच्चा चबा जाएँगे। "वैसे यार मानना पड़ेगा तेरे आते ही क्लास में हलचल सी मच गई थी।" रेयान भी अपने सामने बैठे दोस्त की तरफ देखकर बोला जो इन लोगों की बातों से मुँह पर बेजारी लाए नागवारी से बोला, "आई डोंट केयर" इसने हंकार भरा, "मुझे इन लड़कियों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे नफ़रत है इनसे, ये आज किसी की है तो कल किसी की, इनका दीन ईमान सिर्फ़ पैसा है। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो, फेंक दो। मेरी कैफ़ खान की नज़र में इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। अच्छा बस अब बातें ही करता रहना है या कुछ खाना भी है?" कैफ़ के चेहरे पर गुस्से को देखते जल्दी से रेयान बोला और काउंटर की तरफ आ गया।
बरीरा जो कब से काउंटर पे खड़ी अपने खाने की चीज़ें ले रही थी, कैफ़ की सारी बातें सुन चुकी थी। रेहान के वहाँ आते ही अपना सामान लेकर टेबल की तरफ चली गई, जहाँ नरगिस और मैरी बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। उसके किस कदर घटिया सोच है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। इन सब की टेबल काउंटर के करीब थी, इसलिए इसने बासानी लोगों की सारी बात सुन ली थी। वो वापस अपनी जगह पे बैठ के कैफ़ की बातों को सोच रही थी। तब नरगिस बोली, "क्या इतनी देर लगा दी? जल्दी नहीं ला सकती थी? तू तो मोटी खुद ले आती।" परीना ने भी तब कर जवाब दिया, "यार मैं इसके पास जाऊँ, दोस्ती तो कर ही सकते हैं। मैरी की सुई तो बस कैब पर ही अटकी थी। बैठे रहो इधर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बरीरा का रोकना मैरी को पसंद नहीं आता तो पूछ बैठी। क्योंकि वो अभी बरीरा बोल ही रही थी, इसका फ़ोन बजने लगा। पापा का नंबर फ़ोन पर झमझमाता देखकर बरीरा फ़ौरन कैंटीन से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम पापा कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा कैसा है? बाप की आवाज़ सुनकर बरीरा के चेहरे पे बेखुशी तर आई। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बरीरा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी गुड़िया को कोई मसला तो नहीं है वहाँ पर? नहीं पापा बेफ़िक्र रहिए, अगर कुछ हुआ तो आपको बता दूँगी। अच्छा अभी कहाँ हो? बरीरा के पीछे से शोर सुन के अहमद साहब ने पूछा। पापा कैंटीन में हूँ। अच्छा लगता है गलत वक़्त पर फ़ोन कर दिया। नहीं पापा अभी तो फ्री थी, अभी कोई क्लास नहीं। वो जानती थी कि वो उसको अकेला इतना खुद से दूर भेज कर कितने परेशान थे, इसलिए फ़ौरन बोली, अच्छा चलो मैं रात को फ़ोन करूँगा, अभी आपकी आवाज़ सुन ली यही बहुत है। वो मुस्कुरा कर बोले, ओके फिर मैं रात को इंतज़ार करूँगी, अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? हाँ, मेरी माँ रखूँगा और आप भी। चलो अब अच्छे से पढ़ाई करो। ओके पापा बाय। फ़ोन बंद करके अभी पलटी थी कि सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई। ओह! सॉरी मैंने देखा नहीं था। वरीरा ने नीचे गिरे फ़ोन उठाते हुए कहा और चेहरा उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा, जिसके चेहरे पे नागवारी उतर आई थी। हाँ, अगर आँखों का इस्तेमाल करती तो ना टकराती या शायद मर्दों को मुतवज्जा करने का कोई तरीका होगा तुम्हारा। कैफ बरीरा के चेहरे पे नज़रें जमाए हुए बोला, मिस्टर आपको शायद बहुत ही बड़ी कोई गलतफ़हमी है कि हर कोई आपको ही अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है। ये आपकी टाइप की लड़कियाँ होंगी जिन्होंने आपको सर चढ़ा रखा है। पर मैं ना तो ऐसी हूँ, ना मुझे कोई शौक है आपको मुतवज्जा करने का अपनी तरफ समझे मिस्टर। ये कहते हुए सीधा कैंटीन के अंदर चली गई। कैफ का गुस्से से बुरा हाल था, तभी रेयान बोला, ये ज़रूर एशिया ने ज़बान देखी, तुमने बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह चलती है। वो हंसते हुए बोल रहा था। कैफ की घोरी पर एकदम इसकी हंसी को ब्रेक लगा। कहीं की भी हो सब एक जैसी होती हैं। कैफ ने हकारत से बोलकर सर झटका। अगले दिन मैरी नरगिस और बरीरा क्लास लेने के लिए बाहर घास पर बैठी थी, जब अचानक बरीरा को याद आया कि वो लाइब्रेरी से किताब उठाना भूल गई थी। तभी नरगिस और मैरी को छोड़कर लाइब्रेरी की तरफ चली गई। अभी वो लाइब्रेरी के लिए अंदर जा ही रही थी कि एक लड़का बरीरा के सामने आकर खड़ा हुआ। हाँ, हेलो लेडी। बरीरा ने नागवारी से देखा और साइड से निकलने लगी। वो लड़का पीटर डाइस से सामने आया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बरीना ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा। अभी इसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता इस लड़के से उलझने का, इसलिए उसने वापस पलटने का सोचा। अभी वो मुड़ ही रही थी कि इस लड़के ने बरीरा का हाथ पकड़ लिया। बस तभी बरीरा की बर्दाश्त जवाब दे गई और एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मुंह पे रसीद दिया। इर्द गिर्द के सारे लोग रुक कर इन्हें देखने लगे। लोगों की तवज्जो अपनी तरफ देखकर वो लड़का अपना गुस्सा ज़ब्त कर गया और बरीरा एक नागवार सी नज़र इस लड़के पर डालकर आगे बढ़ गई। कैफ जो क्लास से बाहर निकलकर लाइब्रेरी की तरफ आता, सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गया और बरीरा इसके सामने से होती हुई नरगिस और मैरी की तरफ चली गई। कैफ बस इसको जाता हुआ देखता रहा। वो लड़का क्लास में आया तो इसका गुस्से से बुरा हाल था। ब्लडी बिच समझती क्या है खुद को, बड़बड़ाया। क्लास शुरू होने में टाइम था, इसलिए क्लास अभी खाली ही थी। सामने से इसका दोस्त चलता हुआ आया। क्या हुआ क्रिस्टन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रॉबर्ट रॉबर्ट ने अपने दोस्त को गुस्से में देखकर बोला। वो लड़की सबके सामने मुझ पर हाथ उठाती है, एक दुनिया मेरी दीवानी, और आज मैं पहली बार खुद से एक लड़की के पास गया और वो बिच मुझे थप्पड़ मारती है, छोड़ूंगा नहीं। यार देख लेंगे उसे, तू गुस्सा मत कर। रॉबर्ट अभी बोल ही रहा था जब कैफ चलता हुआ क्लास में और अपनी चेयर पर बैठ गया। क्रिस्टन ने नागवारी से कैफ को देखा, क्योंकि जब से वो आया था सारी लड़कियां उसके बारे में बात कर ही रही थी। बस एक बरीरा थे जिसको कैफ के साथ लड़ते देख लिया था, इसलिए उसे दोस्ती करने और उसके पास पहुंच गया ताकि कैफ को नीचा दिखा सके। पर अब बरीरा के थप्पड़ ने इसका पारा और हाई कर दिया था। एमएस सब अपने ऑफिस में बैठे बरीरा की तस्वीर को देख रहे थे। कुछ देर बाद इनको मीटिंग के लिए जाना था। बरीरा, काश लोग समझ पाते तो मैं कभी तुमको खुद से इतना दूर ना भेजता, लेकिन ये जालिम लोग तुम्हें यहाँ से चैन से जीने नहीं देंगे। वो अपनी ही सोचों में गुम थे कि इनकी सेक्रेटरी ने आके इनको मीटिंग का बोला तो वो उठ खड़े हुए। आज इनकी मिस्टर लुकमान के साथ मीटिंग थी। मिस्टर लुकमान शाह जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन अहमद साहब की तरक्की की वजह से वो इनके साथ पार्टनरशिप शुरू करना चाहते थे और आज सिलसिले में ही उन्होंने मीटिंग रखी थी। रात के 10 बजे थे जब खिड़की के सामने खड़ी अपनी सोचों में गुम थी कि नरगिस के बोलने पर अपने ख़्यालों से बाहर निकल आई।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बरीरा, क्या ज़रूरत है इस लड़के को थप्पड़ मारने की? खामोशी से वहाँ से वापस आ जाती। मैं वापस ही आ रही थी पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैं क्या करती? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने मार दिया। बरीरा ने मुँह बनाकर जवाब दिया। अब उसे क्या बताती, उसके लिए सब बातें कितनी नागवार हैं। खैर छोड़ो, ये मैरी कहाँ गई है? बरीरा ने मैरी के बेड की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी कुछ दोस्तें आई थी, इनके साथ गई है। खैर हम सो जाते हैं, कल हमारा वैसे भी बहुत अहम टेस्ट है। हाँ ठीक है। बरीना ने पलटकर खिड़की के पर्दे ठीक किए और आकर बेड पर लेट गई। क्रिस्टन को थप्पड़ मारने के बाद वो भी बहुत घबरा गई थी, पर अब कुछ कर ही नहीं सकती थी। जो हो गया था वो हो गया। वो बेड पर लेटा मुसलसल छत को घूर रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह तकरीबन आधे घंटे से सोचों में गुम छत को घूरे जा रहा था। फिर सर झटक कर आंखें बंद करता और शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद ना आनी थी ना आई। फिर वो बेड से उठकर खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हुआ गया है मुझे? क्यों मैं इसको सोच रहा हूँ? व्हाट द हेल विथ यू कैफ? वो खुद से बड़बड़ाता हुआ मुड़कर वापस बेड की तरफ आया और साइड टेबल से गिलास और शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। वो हमेशा अपने सुकून के लिए यही किया करता था। जब वो काफ़ी देर तक यूं ही शराब पीते पूरा नशे में उतर गया तो वापस बेड पर लेट गया और यूं ही छत को घूरते हुए इसकी आंख लग गई और आखिर वह गहरी नींद में उतर गया। आज इन लोगों का इरादा यूनी के बाद शॉपिंग पे जाने का था, तो क्लास ख़त्म होने के बाद यूनी से सीधा शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग मॉल में आके वो कपड़ों की दुकान पे कपड़े देख रहे थे, जब बरीरा की नज़र एक गिफ्ट शॉप पे पड़ी। मेरी मैरी और नरगिस को 1 मिनट का बोलकर इसने अपने कदम गिफ्ट शॉप की तरफ बढ़ा दिया। वहाँ आकर वो एक फ़ोटो फ्रेम देखने लगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो मुझसे टूट गया था। पापा को कितना पसंद था वो फ्रेम। फ्रेम खरीद कर वो और भी चीज़ें देखने लगी कि दो लड़के इसके पीछे आकर खड़े हो गए। इसको अजीब उलझन होने लगी। फ़रेम तो वो अपने लिए ले चुकी थी, इसलिए मज़ीद वहाँ खड़े रहना होना बेकार थी। वो फ़ौरन वहाँ से निकली और वापस इसी दुकान पर आई जहाँ कुछ देर पहले मैरी और नरगिस खड़ी कपड़े देख रही थी। पर इनको वहाँ ना देखकर इसकी परेशानी में और इज़ाफ़ा हो गया। अब ये कहाँ चले गए? एक तो यहाँ इतना टाइम हो गया, कहाँ बिता यहीं रहना। अभी आई आई पर नहीं सब्र कहाँ है, अब कहाँ तलाश करूँ? वो अभी सोच ही रही थी कि फिर वही लड़का इसकी साइड पर आकर खड़े हो गए। वो मॉल में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, वरना कोई और मौका होता तो वो अच्छे से सबक सिखाती। वहाँ से हटकर वो आगे की दुकानों में उनको देखने लगी, पर दोनों इसे कहीं नज़र ना आए। इसको रह रहकर इन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। वहाँ से निकल कर बाहर आई ताकि इनको फ़ोन करके बाहर बुला ले। अभी इसने फ़ोन करने के मोबाइल बैग से निकालना ही चाहा था कि इसे एहसास हुआ बैग से मोबाइल और पैसे निकाल लिए गए हैं। इसने अच्छे से बैग को देखा पर वो खाली था। मेरा मोबाइल, पैसे, शिट! वो लड़के, उफ़! वो चोर थे और अपना काम दिखाकर जा चुके थे। अब मैं क्या करूँ? एक तो इन दोनों का पता नहीं और वो चोर भी सब उड़ा ले गए हैं। अब क्या करूँ? रात हो गई है। थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ, अगर ना आए तो हॉस्टल चली जाऊँगी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब वो लोग ना आए तो बरीना ने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मोबाइल और पैसे चोरी होने की वजह से इसने टैक्सी भी नहीं ली। गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुस्से की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। कैफ यूनि से आने के बाद अपने ऑफिस चला गया था और अब वो सीधा अपने घर आया। अपने डैड के बिज़नेस को भी वो अब देखने लगा था, तो यूनि के बाद सीधा वहाँ चले जाता। वो अपने कमरे में आया और बेड पे लेट गया। कुछ दिनों से इसकी अजीब हालत हो रही थी। चाहकर भी वो किसी चीज़ में ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं इस लड़की की फ़िज़ूल बातें सोच रहा हूँ। वो सर झटकता आँखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर ही गुज़री थी कि साइड टेबल पे पड़ा इसका मोबाइल बजने लगा। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो रेयान का नंबर था। इसने फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ रेयान फ़ौरन बोला, "कहाँ है तू? याद है ना आज हमने क्लब में मिलना था, तू तैयार हुआ कि नहीं?" "आ रहा हूँ 5 मिनट में।" रेयान की बात का जवाब देता वो उठा और फ़ोन काट कर साइड टेबल पर रख दिया। इसका दिल हर चीज़ से हट गया था और ऐसा क्यों था वो खुद समझने से कासिर था। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गया। अब जो भी था इसे जाना तो था ही, दोस्तों से जो वादा किया था। सड़क पे चलते-चलते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो गलत रास्ते पर आ गई है। इसको उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था जो जाने कहाँ निकल गई थी और ऊपर से मोबाइल और पैसे भी चोरी हो गए। अजीब हालत थी, गुस्सा, बेबसी, समझ नहीं आता कि क्या करे। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम सड़क पे चल रहे थे कि पीछे आती बाइक की आवाज़ आई। पहले सोचा लिफ्ट ले ले, लेकिन फिर कोई नई मुसीबत गले ना पड़ जाए, इस ख़्याल के आते ही वो खामोशी से चलने लगी। बाइक वाले ने बाइक लाकर इसे इर्द-गिर्द घुमानी शुरू कर दी। "हाय बेबी, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, जहन्नुम में जा रही हूँ।" इसकी बात सुनकर बरीना ने दिल में कहा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ने लगी कि लड़का बाइक से उतर के इसके आगे आ गया और उसका हाथ पकड़कर बाइक की तरफ खींचने लगा। वो काफ़ी नशे में था और मुसलसल बेहुदा अल्फाज मुँह से निकाल रहा था। बरीना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत, इसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। समझ नहीं आता कि क्या करे। उफ़ अल्लाह! अगर मुझे पता होता आज ही सब होगा तो कभी बाहर ना निकलती। वो सोचते हुए मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि एक कार सड़क से आती दिखाई दी। इस लड़के की इस तरफ पीठ थी। वो कुछ नशे का भी असर था
था कि वो पीछे से आती कार की आवाज़ तक ना सुन सका और अचानक कार ठीक इनके पीछे आकर रुकी। अभी नहाकर वो बाथरूम से निकला ही था कि फिर रेहान की कॉल आने लगी। एक तो इसको सुकून नहीं, इसने कॉल काट कर इसको मैसेज कर दिया आने का और ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बनाकर चाबी उठाता जल्दी से बाहर निकला और कार में बैठकर कार को रोड पर निकालता अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था कि सामने एक आदमी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता नज़र आया। पहले तो सोचा छोड़ क्या पराए फड्डे में पड़ना, लेकिन फिर ज़मीर के हाथों मजबूर होकर इसकी मदद को पहुँचा। वो ऐसा ही तो था, वह भले औरतों से कितनी नफ़रत करता हो कि समझता हो, लेकिन किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। ये इसके बाबा का दिया दर्द था, जिसको वो कभी चाह कर भी नहीं भुला सकता था। बरीरा फटी-फटी आँखों से इसको देख रही, तभी इसके मुँह से बहुत धीमी आवाज़ से बस इतना निकला, "कैफ।" वो लड़का जो बरीरा को खींचकर अपने बाइक तक लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, अपने कंधे पे किसी का भारी हाथ देकर पीछे मुड़ा ही था कि एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुँह पर पड़ा। नशे में तो वो वैसे ही था, इसने फ़ौरन मुँह के बल ज़मीन पर जा गिरा। कैफ ने इसे उठाकर और 2-3 घुस्से मारे, इसको बाइक के ऊपर फेंक दिया। कैफ का ये रूप देखकर बरीरा को थोड़ा-सा खौफ़-सा महसूस हुआ। वहाँ से खिसकने का सोच ही रही थी कि कहीं फिर से कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए कि अचानक कैफ की गुस्से भरी आवाज़ कान में पड़ी, यहाँ क्या कर रही हो? वो परीरा जो घबराहट की वजह से उर्दू में बोल ही रही थी, जब कैफ इसकी बात काटता हुआ बोला, क्या वो मैं लगा रखी है और मैडम ये पार्क नहीं है जो यहाँ चहलकदमी करती फिर रही हो और वो भी इतनी रात को। वो जहाँ कैफ के उर्दू बोलने पे हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ कैफ की बात सुनकर परीरा तबाही हो गई, फ़ौरन बोली, मैं यहाँ कोई चहलकदमी नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर आई थी। परीरा की ये बोलने की देर थी जब कैफ ने इसके ऊपर से नीचे तक देखा। फ्रेंड्स शॉपिंग अच्छा लग तो नहीं रहा, कहते साथ ही एक तंजिया मुस्कुराहट चेहरे से दिखा। कैफ की मुस्कुराहट देखकर वो अंदर तक जल गई। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही आई थी, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने काफ़ी देर शॉपिंग मॉल में इंतज़ार किया, पर जब वो नहीं मिली तो मैं वहाँ से निकल आई। मेरा मोबाइल और पैसे भी चोरी हो गए, तो इसलिए पैदल हॉस्टल जा रही थी। कैफ की नज़र में ऐसा कुछ था जो ना चाहते हुए सफाई देने पर मजबूर हो गई। अच्छी कहानी थी, इंटरेस्टिंग। सीधे-सीधे बोलो, डेट पर आई थी। शट अप! बकवास बंद करो तुम अपनी। तुमने मेरी मदद की इसके लिए शुक्रिया, पर अपनी बकवास अपने पास रखो। कैफ खड़ा बस बरीरा को देखे जा रहा था, जैसे बरीरा की बात पे यकीन ना हो। कैफ के ऐसे देखने पर वो तब गई। मज़ीद बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुड़कर जाने लगी थी कि कैफ की आवाज़ पे वही मुंजमद हो गई। बैठो गाड़ी में, वो कहकर मुड़ा और गाड़ी के पास जाकर दरवाज़ा खोलते हुए एक नज़र फिर बरीरा को देखा, जो अभी तक वहीं खड़ी थी। कैफ के माथे पर बल पड़ गए। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें, क्या वहीं खड़े रहने का इरादा है? बरीरा को अपनी जगह से न हिलता देखकर इसने फिर कहा तो वो सोच में पड़ गई। क्या करूँ, जाऊँ या नहीं? वैसे इतना कुछ हो गया। आज ही आज पे पर अकेला जाना भी ठीक नहीं, रात हो गई, सुनसान रास्ता भी तो है। वो सोच ही रही थी, एक बार फिर कैफ की आवाज़ पर अपनी सोच से बाहर आई। ठीक है, खड़ी रहो यहीं। वो बोलकर गाड़ी में बैठ ही रहा था कि बरीरा बोली, नहीं, नहीं, मैं आ रही हूँ ना, जब एहसान कर ही दिया तो पूरा करो। और वो भागती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। बोल तो ऐसे रही जैसे खुद एहसान कर रही हो मुझ पर। कैफ ने इसकी तरफ देखकर सोचा और गाड़ी को स्टार्ट करके हॉस्टल के रास्ते पर निकाला। रास्ते भर इनकी कोई बात नहीं हुई। कैफ ने गाड़ी हॉस्टल के दरवाज़े से थोड़े पहले रोकी। यूँ तो एक आज़ाद मुँह था, लेकिन इसके बराबर बैठी लड़की कैसी थी वो अच्छे से जान गया था। गाड़ी को साइड पे रोकता उसके उतरने का इंतज़ार करने लगा। वो दरवाज़ा खोलकर उतर गई। अभी एक ही कदम बढ़ाया था, कैफ की आवाज़ से मुड़कर इसकी तरफ देखा, बी केयरफुल। बरीरा ने नासमझी से कैफ को देखा, इसकी नज़रों का मतलब समझ के कैफ फ़ौरन बोला, कृष्ण से बचकर रहना, वो तुमसे थप्पड़ का बदला लेने का इरादा लिए हुआ है, ऐसा ना हो तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। बरीरा हैरान सी उसे देख रही थी, इसे यकीन नहीं आता कि सामने खड़ा शख्स जो औरतों से नफ़रत करता है वो सब बोल रहा है। उधर कैफ भी इन्हीं बातों पर हैरान था। बरीरा की नज़र खुद पर जमी देखकर कार को भगाता वहाँ से निकलता चला गया। बरीरा भी रूम में दाखिल हुई थी कि मैरी को कान में हैंड फ्री लगाए गाना सुनता देखकर इसका दिमाग ही घूम गया। इसने बेड पे पड़ा तकिया उठाकर मैरी की तरफ फेंका। वो जो आंखें बंद करके कुर्सी पर मज़े से बुर्जमान हुए गाने सुन रही थी, इस इफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। तकिया सर पर पड़ते ही चकरा उठी। जो ही नज़र उठाकर सामने देखा, बरीरा इसको खौनखार नज़रों से घूर रही थी। अभी मैरी कुछ बोलती कि बाथरूम से नरगिस अपने बाल तौलिए से लिपटे बाहर निकली। बरीरा को खड़ा देखकर अभी वो कुछ बोलने के लिए मुँह खोलने ही लगी थी, इसके चेहरे के तासुर देखकर वापस बंद कर लिया। तुम कमीनों कहाँ छोड़कर भाग गई थी, हाँ? बरीरा चिल्लाई। हम छोड़कर गए थे, हमें लगा तुम वहाँ से चली गई। हमने तुम्हें पूरे मॉल में ढूँढा पर तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हारा फ़ोन भी ट्राई किया पर वो भी बंद। हमें लगा तुम हॉस्टल आ गई होंगी, इसलिए हम यहाँ आ गए, पर तुम यहाँ भी नहीं थी। अब अगर तुम थोड़ी देर और ना आती तो हम मैडम के पास जाके इन्फॉर्म कर देते कि तुम गायब हो गई हो, और पूछना तो हमें चाहिए कि तुम कहाँ थी। नरगिस की बात पे मैरी भी फ़ौरन बोली, हाँ, बताओ कहाँ थी? बरीरा जो इन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, गहरा साँस लेकर सब बताती चली गई, सिवाय सड़क पर होने वाले हादसे और कैफ़ के बारे में कि किस तरह इसकी मदद की।